आगरा से कुछ कोस दूर यमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम रामपुर था। गांव की मिट्टी उपजाऊ थी और वहां के लोग मुख्यतः खेती पर ही निर्भर थे। इसी गांव में रहता था भोलानाथ नाम का एक सीधा सादा मेहनती किसान। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। भोलानाथ की पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा मोहन और एक बेटी गौरी। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था और उन्हें खुशहाल देखना चाहता था। एक वर्ष मानसून ने धोखा दे दिया। बारिश बहुत कम हुई, जिससे खेतों में फसलें सूखने लगी। भोलानाथ और गांव के अन्य किसान चिंतित हो उठे। उनकी सारी उम्मीदें फसल पर ही टिकी थी। भोलानाथ ने जैसे तैसे थोड़ी बहुत फसल बचाई, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि उससे परिवार का गुजारा चल सके और अगले साल की बुआई के लिए बीज का इंतजाम हो सके। अपनी बिटिया गौरी के विवाह की चिंता भी उसे सता रही थी। गौरी सयानी हो रही थी और उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढना था, जिसके लिए कुछ धन की आवश्यकता थी। इन्हीं चिंताओं में डूबे भोलानाथ ने गांव के अन्य लोगों से सुना कि शहर में चतुरदास नाम का एक व्यापारी है, जो जरूरतमंदों को कर्ज देता है। भोलानाथ ने सोचा कि शायद चतुरदास उसकी मदद कर सके। अगले दिन भोलानाथ बैलगाड़ी में थोड़ी बची खुची उपज लादकर आगरा शहर पहुंचा। चतुरदास की बड़ी सी दुकान थी, जो अनाज और अन्य वस्तुओं से भरी हुई थी। चतुरदास बाहर से बड़ा ही विनम्र और मिलनसार लगता था, लेकिन अंदर से वो बहुत ही लालची और धूर्त था। वो भोले भाले किसानों को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देता और फिर उनकी जमीन जायदाद हड़पने की फिराक में रहता। भोलानाथ ने चतुरदास को अपनी सारी व्यथा सुनाई। चतुरदास ने बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर सहानुभूति दिखाते हुए कहा, भोलानाथ भाई, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? भोलानाथ ने सकुचाते हुए कहा, सेठ जी, अगर 100 सोने की मोहरें मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। बेटी के ब्याह और अगली फसल के बीज का इंतजाम हो जाएगा। चतुरदास ने मन ही मन हिसाब लगाया। 100 मोहरें, इतनी रकम पर वो अच्छा खासा ब्याज कमा सकता था, और अगर भोलानाथ समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसकी जमीन भी हथियाई जा सकती थी। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का जाल बिछाना शुरू किया। 100 मोहरें, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, चतुरदास ने कहा, लेकिन तुम्हें ये कर्ज अगले साल फसल कटने के बाद मुनाफे समेत 150 मोहरों के रूप में लौटाना होगा। और हां, जमानत के तौर पर तुम्हें अपनी जमीन के कागजात मेरे पास रखने होंगे। भोलानाथ को ब्याज थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने सोचा, अगले साल अच्छी फसल हुई तो कर्ज चुकाना मुश्किल नहीं होगा। उसने हामी भर दी। चतुरदास ने तुरंत एक दस्तावेज तैयार करवाया, जिस पर भोलानाथ से अंगूठा लगवा लिया। भोलानाथ पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो समझ नहीं पाया कि दस्तावेज में चतुरदास ने क्या क्या शर्तें लिखवाई थी। चतुरदास ने उसे 100 मोहरें दे दी और जमीन के कागजात अपने पास रख लिए। भोलानाथ खुश होकर गांव लौट आया। उसने कुछ पैसे गौरी के विवाह के लिए रखे और बाकी से अच्छे बीज खरीदकर खेतों में बुआई कर दी। इस बार इंद्र देवता भी मेहरबान हुए। समय पर अच्छी बारिश हुई और खेतों में फसल लहला उठी। भोलानाथ की मेहनत रंग लाई। उसने दिन रात एक करके खेतों की देखभाल की। फसल कटने का समय आया। इस बार पैदावार बहुत अच्छी हुई थी। भोलानाथ ने अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा बैलगाड़ी में लादा और चतुरदास का कर्ज चुकाने के लिए आगरा की ओर चल पड़ा। वो मन ही मन प्रसन्न था कि अब वो चतुरदास का कर्ज चुकाकर अपनी जमीन के कागजात वापस ले लेगा और गौरी का विवाह भी धूमधाम से कर सकेगा। जब वो चतुरदास की दुकान पर पहुंचा तो चतुरदास उसे देखकर मुस्कुराया। भोलानाथ ने कहा, सेठ जी, आपकी कृपा से इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। ये लीजिए आपकी 150 मोहरें।
उसने मोहरों की थैली चतुरदास के सामने रख दी। चतुरदास ने थैली उठाई और मोहरें गिनने लगा। फिर उसने अचानक कहा, भोलानाथ, ये क्या? इसमें तो केवल 150 मोहरें हैं। हमारा सौदा तो कुछ और हुआ था। भोलानाथ हैरान रह गया। क्या मतलब सेठ जी? आपने तो यही कहा था कि 100 मोहरों के बदले 150 मोहरें लौटानी होंगी। चतुरदास धूर्तता से हंसा। भोले किसान, लगता है तुम भूल गए। हमारे बीच जो दस्तावेज बना था उसमें साफ लिखा था कि यदि तुम नकद मोहरें नहीं लौटा पाए तो तुम्हें अपनी कुल उपज का 3/4 हिस्सा मुझे देना होगा, और साथ ही 50 मोहरें ब्याज के तौर पर अलग से देनी होंगी। और अगर तुम ये भी नहीं कर पाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। भोलानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि उसने बिना पढ़े ही दस्तावेज पर अंगूठा लगा दिया था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैंने तो आपकी बात पर भरोसा किया था। इतनी उपज देने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन चतुरदास पत्थर दिल इंसान था। उसने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? जो लिखा है सो लिखा है। या तो तुम दस्तावेज की शर्तों के अनुसार अनाज 2 और 50 मोहरें और दो, या फिर अपनी जमीन से हाथ धो बैठो। भोलानाथ रोता बिलखता रहा, लेकिन चतुरदास टस से मस नहीं हुआ। निराश और हताश भोलानाथ अपनी बची खुची उपज लेकर गांव लौट आया। घर पर राधा और बच्चे उसकी राहत देख रहे थे। जब उन्हें सारी बात पता चली तो पूरे घर में मातम छा गया। राधा ने कहा, हमें किसी से मदद मांगनी चाहिए। सुना है बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम के एक मंत्री हैं, जो बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय है। वे गरीबों की मदद करते हैं। भोलानाथ को एक आशा की किरण दिखाई दी। उसने फैसला किया कि वो बीरबल के पास जाएगा और उनसे न्याय की गुहार लगाएगा। अगले दिन भोर होते ही भोलानाथ आगरा के लिए निकल पड़ा। किसी तरह लोगों से पूछता पाछता वो बीरबल के निवास तक पहुंचा। वहां पहले से ही बहुत से लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर खड़े थे। काफी इंतजार के बाद भोलानाथ की बारी आई। उसे बीरबल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बीरबल एक शांत और सौम्य व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी। भोलानाथ ने बीरबल के चरणों में गिरकर अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कैसे चतुरदास ने उसे धोखा दिया और अब उसकी जमीन हड़पना चाहता है। उसने वो दस्तावेज भी दिखाया जिस पर उसने अंगूठा लगाया था। बीरबल ने ध्यानपूर्वक भोलानाथ की पूरी बात सुनी और दस्तावेज को गौर से पढ़ा। दस्तावेज की भाषा बड़ी ही चतुराई से लिखी गई थी, जिसमें किसान के फंसने की पूरी गुंजाइश थी। बीरबल समझ गए कि चतुरदास ने भोलानाथ की अशिक्षा और भोलेपन का फायदा उठाया है। उन्होंने भोलानाथ को आश्वस्त करते हुए कहा, किसान भाई, तुम चिंता मत करो, न्याय अवश्य होगा। तुम कल सुबह चतुरदास को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में उपस्थित होना। मैं भी वही रहूंगा। भोलानाथ को बीरबल की बातों से थोड़ी हिम्मत मिली। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव लौट आया, ताकि अगले दिन चतुरदास को साथ ले जा सके। अगली सुबह भोलानाथ चतुरदास के पास पहुंचा और उसे बादशाह के दरबार में चलने को कहा। चतुरदास पहले तो आनाकानी करने लगा, लेकिन जब भोलानाथ ने कहा कि यह बीरबल का आदेश है तो वो थोड़ा घबराया, पर मन ही मन खुश भी हुआ कि अब बादशाह के सामने उसकी जीत पक्की हो जाएगी, क्योंकि दस्तावेज तो उसी के पक्ष में था। बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में सिंहासन पर विराजमान थे। उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। बीरबल भी वही थे। भोलानाथ और चतुरदास को पेश किया गया। बीरबल ने बादशाह अकबर को सारा मामला समझाया। चतुरदास ने तुरंत अपना दस्तावेज पेश करते हुए कहा, आलम पनाह, ये किसान झूठ बोल रहा है। हमारे बीच ये लिखित समझौता हुआ था। इसने शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए इसकी जमीन अब मेरी होनी चाहिए। बादशाह अकबर ने दस्तावेज देखा। पहली नजर में तो चतुरदास की बात सही लग रही थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, आलम पनाह, ये सच है कि दस्तावेज में वही लिखा है जो चतुरदास कह रहा है, लेकिन क्या यह भी सच नहीं है कि न्याय केवल लिखे हुए शब्दों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि नियत पर भी आधारित होना चाहिए? फिर बीरबल ने चतुरदास से पूछा, सेठ चतुरदास, क्या तुम मानते हो कि तुमने भोलानाथ को कर्ज देते समय सारी शर्तें उसे स्पष्ट रूप से समझाई थी, ये जानते हुए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है? चतुरदास थोड़ा घबराया, लेकिन उसने कहा, मैंने उसे सब कुछ बताया था। अगर इसे समझ नहीं आया तो इसमें मेरा क्या दोष? बीरबल ने कहा, ठीक है आलम पनाह, मेरे पास एक सुझाव है। चतुरदास जी कहते हैं कि भोलानाथ की उपज इतनी खराब थी कि वो कर्ज चुकाने लायक नहीं थी, और इसीलिए उन्हें दस्तावेज की दूसरी शर्त लागू करनी पड़ी। क्यों न हम चतुरदास जी से ही इस उपज का मूल्यांकन करवा लें? बीरबल ने अपने एक सेवक को इशारा किया। सेवक बाहर गया और भोलानाथ की बैलगाड़ी से अनाज का एक बोरा दरबार में ले आया। बीरबल ने चतुरदास से कहा, सेठ जी, आप तो अनाज के बड़े पारखी हैं, जरा देखकर बताइए कि इस बोरे में जो अनाज है वो कैसा है और इसका क्या मूल्य होना चाहिए? चतुरदास ने अनाज को हाथ में लेकर देखा। अनाज बहुत अच्छी किस्म का था। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं इसे घटिया बताता हूं तो बीरबल शायद किसी और व्यापारी से इसकी परख करवाएगा और मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। अगर मैं इसे अच्छा बताता हूं तो भोलानाथ का पक्ष मजबूत हो जाएगा। उसे एक तरकीब सूझी। उसने कहा, बीरबल जी, ये अनाज देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इसमें नमी बहुत है। ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसका मूल्य बाजार भाव से काफी कम होना चाहिए। उसने अनाज का मूल्य बहुत ही कम आंका। बीरबल मुस्कुराए, बहुत खूब सेठ जी, आपने इसका मूल्य बहुत कम आंका है। फिर बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, आलम पनाह, अब न्याय करने का समय है। उन्होंने सेवक को दोबारा इशारा किया। सेवक दरबार से बाहर गया और थोड़ी देर में 2 और बोरे लेकर आया, जो बिल्कुल पहले वाले बोरे जैसे ही दिख रहे थे। बीरबल ने चतुरदास से कहा, सेठ जी, अब इन 2 बोरों में रखे अनाज को भी देखिए और इनका सही सही मूल्य बताइए। चतुरदास ने उन बोरों के अनाज को भी देखा। वो अनाज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले बोरे में था, लेकिन चतुरदास को ये नहीं पता था कि ये अनाज भी भोलानाथ का ही है। उसने सोचा कि शायद बीरबल उसकी परीक्षा ले रहे हैं और ये अनाज किसी और अमीर किसान का होगा। अपनी साख बचाने और खुद को अनाज का बड़ा ज्ञाता साबित करने के लिए उसने कहा, वाह, ये अनाज तो बहुत ही उत्तम श्रेणी का है। ऐसा दाना तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका मूल्य तो बाजार भाव से भी दुगना मिलना चाहिए। उसने इन बोरों के अनाज का मूल्य पहले वाले बोरे के अनाज से कई गुना ज्यादा बताया। जैसे ही चतुरदास ने ये कहा, दरबार में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। बादशाह अकबर भी मुस्कुरा रहे थे। चतुरदास हैरान था कि लोग क्यों हंस रहे हैं। तब बीरबल ने कहा, सेठ चतुरदास, तुम्हारी धूर्तता आज सबके सामने आ गई है। ये तीनों बोरे भोलानाथ के ही खेत की उपज है। जब तुम्हें लगा कि ये अनाज भोलानाथ का है और तुम्हें उसे लेना पड़ सकता है, तो तुमने उसे घटिया बताकर उसका मूल्य कम कर दिया। और जब तुम्हें लगा कि ये अनाज किसी और का है और तुम्हें अपनी विशेषज्ञता दिखानी है, तो तुमने उसी अनाज को उत्तम बताकर उसका मूल्य कई गुना बढ़ा दिया। चतुरदास का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बीरबल ने आगे कहा, आलम पनाह, इससे ये सिद्ध होता है कि चतुरदास ने न केवल भोलानाथ को धोखा देने की नीयत से दस्तावेज में छलपूर्ण शर्तें रखीं, बल्कि उसकी अच्छी उपज को भी जानबूझकर कम आका ताकि वो उसकी जमीन हड़प सके। बादशाह अकबर को चतुरदास पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने आदेश दिया, चतुरदास की सारी संपत्ति का आधा हिस्सा भोलानाथ को दिया जाए और बाकी आधा हिस्सा राजकोष में जमा किया जाए। साथ ही चतुरदास को 1 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया जाए, ताकि उसे सबक मिल सके कि गरीबों और भोले भाले लोगों को सताना
कितना बड़ा अपराध है। उन्होंने भोलानाथ की जमीन के कागजात उसे वापस दिलवाए और कहा, भोलानाथ, तुम्हारी ईमानदारी और बीरबल की बुद्धिमत्ता से आज तुम्हें न्याय मिला है। जाओ और खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करो। भोलानाथ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने बादशाह अकबर और बीरबल को लाखों दुआएं दी। बीरबल के इस न्याय से सभी दरबारी और प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीरबल न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि सच्चे न्यायप्रिय और गरीबों के हमदर्द भी थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धूर्तता अंततः विनाश का कारण बनती है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन विजय अंततः उसी की होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अशिक्षा का लाभ उठाकर किसी को धोखा देना एक गंभीर अपराध है, और न्याय हमेशा ऐसे अपराधियों को दंडित करता है, चाहे वे कितने भी चतुर क्यों न हों। बीरबल जैसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्तियों की समाज को हमेशा आवश्यकता रहती है, जो सत्य को उजागर कर सकें और पीड़ितों को न्याय दिला सकें। कहानी 2। शाम का समय था। आगरा के किले के दीवान-ए-ताश में बादशाह अकबर अपने कुछ चुनिंदा दरबारियों और नवरत्नों के साथ बैठे थे। बाहर हल्की हल्की पुरवाई बह रही थी और अंदर फानुसों की रोशनी में माहौल शांत और सुखद था। बातों बातों में समाज, शासन और मानवीय स्वभाव पर चर्चा होने लगी। तभी बादशाह अकबर के मन में एक कौतूहल जागा। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। तुम तो बड़े बुद्धिमान हो और दुनिया की नब्ज पहचानते हो। जरा ये बताओ कि इस दुनिया में मालिक ज्यादा है या नौकर? ये प्रश्न सुनते ही दीवान-ए-ताश में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये प्रश्न जितना सरल लग रहा था, उतना ही जटिल था। किसी के पास इसका कोई सीधा और संतोषजनक उत्तर नहीं था। एक दरबारी, जो स्वयं को बड़ा विद्वान समझता था, तुरंत बोला, आलम पनाह, ये तो साफ है कि दुनिया में नौकर ही ज्यादा है। हर अमीर आदमी के पास कई नौकर चाकर होते हैं। हर जागीरदार के अधीन किसान और मजदूर काम करते हैं। यहां तक कि राज्य की सेना में भी सिपाही अपने अधिकारियों के अधीन होते हैं। इसलिए नौकरों की संख्या मालिकों से कहीं अधिक है। एक अन्य दरबारी, जो व्यापार और वाणिज्य का जानकार था, ने असहमति जताते हुए कहा, नहीं हुजूर, मेरे विचार से मालिक ज्यादा है। हर छोटा बड़ा दुकानदार, हर कारीगर, हर किसान जो अपनी जमीन पर खेती करता है, वो अपने काम का स्वयं मालिक है। भले ही उनके पास धन दौलत कम हो, पर वे किसी के अधीन नहीं है। ऐसे स्वतंत्र रूप से काम करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। कुछ और दरबारियों ने भी अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी ऐसा उत्तर नहीं दे पाया जो सभी को स्वीकार्य हो या जो बादशाह अकबर को संतुष्ट कर सके। माहौल में एक बहस सी छिड़ गई थी। कोई कहता नौकर ज्यादा, तो कोई कहता मालिक ज्यादा। बादशाह अकबर ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी नजरें बीरबल पर टिकी थी, जो अब तक शांत बैठे सब सुन रहे थे। बादशाह जानते थे कि ऐसे टेढ़े सवालों का सीधा और सटीक जवाब बीरबल के पास ही हो सकता है। बीरबल, बादशाह ने कहा, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास हमारे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, या तुम भी इन दरबारियों की तरह उलझन में पड़ गए हो? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, आलम पनाह, यह प्रश्न वास्तव में विचारणीय है। इसका उत्तर हाँ या ना में देना या केवल संख्या के आधार पर निर्णय करना उचित नहीं होगा। यदि आप मुझे 24 घंटे का समय दें, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक ऐसा उत्तर दे सकूं जो न केवल आपके प्रश्न का समाधान करे, बल्कि इस विषय पर एक नई दृष्टि भी प्रदान करे। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात से सहमत हो गए। उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें कल शाम तक का समय देते हैं। हमें तुम्हारे उत्तर का इंतजार रहेगा। अगले दिन सुबह होते ही बीरबल भेष बदलकर आगरा शहर की गलियों और बाजारों में निकल पड़े।
वे ये जानना चाहते थे कि आम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और वास्तविकता क्या है। उन्होंने एक साधारण नागरिक का वेश धारण किया ताकि लोग उन्हें पहचान न सकें और उनसे खुलकर बात कर सकें। सबसे पहले वे एक बड़े बाजार में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक अमीर व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा है और उसके कई कर्मचारी फुर्ती से काम कर रहे हैं। व्यापारी उन्हें आदेश दे रहा था और वे उसका पालन कर रहे थे। पहली नजर में लगा कि व्यापारी मालिक है और कर्मचारी नौकर। लेकिन बीरबल ने और गहराई से देखा। उन्होंने देखा कि जब एक बड़ा ग्राहक दुकान पर आया तो वही अमीर व्यापारी बड़ी विनम्रता से उससे बात कर रहा था, उसकी हर पसंद नापसंद का ध्यान रख रहा था और उसे संतुष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था मानो व्यापारी उस ग्राहक का नौकर हो और ग्राहक उसका मालिक। फिर बीरबल एक किसान के पास पहुंचे जो अपने खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था। किसान अपनी जमीन का मालिक था, अपने काम का मालिक था। लेकिन जब बीरबल ने उससे बात की तो किसान ने बताया कि वो पूरी तरह से मौसम पर निर्भर है। अच्छी बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, नहीं तो सब चौपट। वो अपनी मेहनत का मालिक तो था, लेकिन प्रकृति का नौकर था। इसके अलावा उसे अपनी उपज बेचने के लिए साहूकार या व्यापारी पर निर्भर रहना पड़ता था, जो अक्सर उसे उचित मूल्य नहीं देते थे। बीरबल एक कुम्हार के पास गए जो सुंदर मिट्टी के बर्तन बना रहा था। वो अपनी कला का मालिक था, लेकिन उसे भी अपने बनाए बर्तनों को बेचने के लिए बाजार और ग्राहकों पर निर्भर रहना पड़ता था। यदि ग्राहक उसके बर्तन न खरीदे तो उसकी कला और मेहनत व्यर्थ हो जाती। उन्होंने एक शाही सिपाही को देखा जो गर्व से अपनी वर्दी पहने पहरा दे रहा था। वो अपने से ऊंचे अधिकारियों का नौकर था, उनके आदेशों का पालन करता था। लेकिन वही सिपाही जब अपने घर जाता था तो अपने परिवार का मालिक होता था, अपने बच्चों का मार्गदर्शन करता था। बीरबल ने एक दरबारी को देखा जो बादशाह के दरबार में बड़े अदब से पेश आता था, बादशाह के हर हुक्म को मानता था। वो बादशाह का नौकर था। लेकिन वही दरबारी अपनी जागीर में हजारों किसानों और मजदूरों का मालिक था। पूरा दिन बीरबल शहर में घूमते रहे, विभिन्न लोगों से मिलते रहे, उनकी बातें सुनते रहे और उनके जीवन का अवलोकन करते रहे। उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में मालिक भी है और किसी न किसी रूप में नौकर भी। कोई अपने काम का मालिक है तो कोई अपनी इच्छाओं का नौकर, कोई धन का मालिक है तो कोई परिस्थितियों का नौकर। शाम होते होते बीरबल के मन में बादशाह के प्रश्न का उत्तर स्पष्ट होने लगा था। वो वापस अपने घर लौटे और अगले दिन दरबार में प्रस्तुत होने की तैयारी करने लगे। अगली शाम दीवान-ए-ताश में फिर से वही दरबारी और नवरत्न उपस्थित थे। सभी की निगाहें बीरबल पर थी। बादशाह अकबर भी उत्सुकता से बीरबल के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बीरबल ने अदब से बादशाह को सलाम किया और बोले, आलमपना, आपके प्रश्न पर मैंने गहन विचार और अवलोकन किया है। मेरे विचार से इस दुनिया में न तो पूरी तरह से कोई मालिक है और न ही पूरी तरह से कोई नौकर। ये सुनकर दरबारी चौंक गए। ये कैसा जवाब था? बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हुजूर, हर व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी पहलू में मालिक होता है और किसी न किसी पहलू में नौकर। ये स्थान, समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उन्होंने उदाहरण देना शुरू किया। एक राजा अपनी प्रजा का मालिक होता है, लेकिन वह भी अपनी जनता की अपेक्षाओं और राज्य के नियमों का नौकर होता है। उसे अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना पड़ता है। एक अमीर व्यापारी अपने कर्मचारियों का मालिक होता है, लेकिन वह अपने ग्राहकों का नौकर होता है। उसे अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखना पड़ता है, तभी उसका व्यापार चलेगा। एक किसान अपनी जमीन और मेहनत का मालिक होता है, लेकिन वो मौसम, प्रकृति और बाजार की शक्तियों का नौकर होता है। एक विद्वान अपने ज्ञान का मालिक होता है, लेकिन वह भी सत्य और तर्क का नौकर होता है। उसे अपनी बात को प्रमाणों के साथ सिद्ध करना पड़ता है। हम सभी अपनी इंद्रियों के मालिक हैं।
लेकिन हम में से अधिकांश अपनी इच्छाओं और वासनाओं के नौकर बन जाते हैं। बीरबल ने एक क्षण रुककर कहा, आलम पनाह, वास्तव में जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, जो अपने मन का स्वामी है, वही सच्चा मालिक है, चाहे उसके पास धन दौलत हो या न हो। और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम है, जो अपने मन के वश में है, वो सबसे बड़ा नौकर है, भले ही वो कितना भी बड़ा राजा या अमीर क्यों न हो। उन्होंने आगे समझाया, देखिए जहांपना, एक भिखारी जो सड़क पर भीख मांगता है, वो भी उस क्षण मालिक होता है जब वो किसी से भीख लेने या न लेने का फैसला करता है। और एक बादशाह भी उस समय नौकर बन जाता है जब उसे अपनी प्रजा की भलाई के लिए कोई अप्रिय निर्णय लेना पड़ता है, या जब उसे अपने सलाहकारों की बात माननी पड़ती है। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, हम सब किसी न किसी के प्रति जवाबदेह हैं। कोई अपने परिवार के प्रति, कोई अपने काम के प्रति, कोई अपने देश के प्रति, और कोई स्वयं अपने विवेक के प्रति। ये जवाबदेही ही हमें कहीं न कहीं नौकर बनाती है। इसलिए जहांपनाह, बीरबल ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, यह कहना मुश्किल है कि दुनिया में मालिक ज्यादा है या नौकर। सच तो यह है कि हर व्यक्ति के भीतर एक मालिक और एक नौकर दोनों ही निवास करते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कागज पर क्या है, मालिक या नौकर। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी आत्मा के कितने मालिक हैं और अपनी कुप्रवृत्तियों के कितने नौकर। बीरबल का यह गहन और दार्शनिक उत्तर सुनकर बादशाह अकबर और सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। बीरबल ने न केवल उनके प्रश्न का उत्तर दिया था, बल्कि जीवन के एक बहुत बड़े सत्य को उजागर कर दिया था। उन्होंने मालिक और नौकर की पारंपरिक परिभाषाओं से परे जाकर एक नई और गहरी समझ प्रस्तुत की थी। बादशाह अकबर के चेहरे पर संतोष और प्रशंसा के भाव थे। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा दिया। तुम्हारा उत्तर न केवल सटीक है, बल्कि ये हमें आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरित करता है। तुमने हमारी आंखें खोल दी। बादशाह ने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया। उस दिन के बाद दरबार में मालिक और नौकर की बहस फिर कभी नहीं छिड़ी, क्योंकि बीरबल ने सभी को यह समझा दिया था कि असली मालिकी बाहरी पद या संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और विवेक में निहित है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में भूमिकाएं बदलती रहती है। कभी हम किसी के अधीन होते हैं, तो कभी कोई हमारे अधीन। लेकिन सबसे बड़ी मालिकी स्वयं पर नियंत्रण पाना है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, अपनी इच्छाओं और अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही संसार का सच्चा स्वामी है, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। और जो इन चीजों का दास है, वो सबसे बड़ा नौकर है, भले ही वो दुनिया की सारी दौलत का मालिक क्यों न हो। बीरबल की ये सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। कहानी 3। सुबह का सुहाना समय था। यमुना नदी के किनारे आगरा के भव्य किले में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने खास दीवान-ए-आम में तशरीफ फरमा थे। सुनहरी धूप खिड़कियों से छन छन कर आ रही थी और बेशकीमती कालीनों पर खूबसूरत नमूने बना रही थी। दरबार रोज की तरह खचाखच भरा हुआ था। अमीर, उमरा, मंत्री, सेनापति और दूर दराज से आए फरियादी अपनी अपनी अर्जियां लिए बादशाह के न्याय का इंतजार कर रहे थे। माहौल में एक अजीब सी शांति थी, जिसे कभी कभी किसी फरियादी की दबी हुई आवाज या किसी दरबारी की खुसर फुसर ही भंग करती थी। आज बादशाह अकबर कुछ ज्यादा ही प्रसन्न चित्त लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में एक शरारती चमक। उनके नवरत्नों में से एक, राजा बीरबल, हमेशा की तरह अपनी जगह पर शांत और संयत भाव से खड़े थे। उनकी नजरें बादशाह पर टिकी थी, मानो वह उनके मन की बात पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। अचानक बादशाह अकबर ने अपनी गहरी और रौबदार आवाज में बीरबल को पुकारा, बीरबल। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जी जहांपनाह, हुक्म कीजिए। अकबर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक पहेली छिपी थी। बीरबल,
हमने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारी चतुराई के चर्चे तो पूरी सल्तनत में हैं। लोग कहते हैं कि तुम किसी भी समस्या का हल चुटकियों में निकाल लेते हो। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, आलम पनाह, ये सब आपकी रहमत और ईश्वर की कृपा है। मैं तो बस एक अदना सा सेवक हूं जो आपकी सेवा में हाजिर रहता है। खैर खैर, अकबर ने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम्हारी विनम्रता भी तुम्हारी बुद्धिमानी का ही एक हिस्सा है। लेकिन आज हम तुम्हारी बुद्धिमानी की एक और परीक्षा लेना चाहते हैं। हमें तुमसे कुछ चाहिए। दरबार में बैठे सभी लोगों के कान खड़े हो गए। बादशाह अकबर बीरबल से क्या मांगने वाले थे, ये कौतूहल का विषय बन गया। कुछ दरबारी जो बीरबल की बादशाह से नजदीकी और उनकी बढ़ती हुई शोहरत से मन ही मन जलते थे, वे खासकर उत्सुक थे कि देखे बीरबल इस नई चुनौती का सामना कैसे करते हैं। उनमें से एक मुल्ला दोप्याजा अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहा था, इस उम्मीद में कि शायद आज बीरबल किसी मुश्किल में पड़े। अकबर ने एक पल रुककर दरबारियों पर एक नजर डाली और फिर सीधे बीरबल की आंखों में देखते हुए कहा, बीरबल, हमें तुमसे 100 सोने की अशर्फिया चाहिए, तुरंत। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। 100 सोने की अशर्फिया, ये कोई छोटी रकम नहीं थी। बीरबल कोई अमीर व्यापारी या जागीरदार नहीं थे कि उनके पास इतनी बड़ी रकम हर समय मौजूद हो। वो बादशाह के सलाहकार थे और उन्हें उनका वेतन मिलता था, जो सम्मानजनक तो था, पर इतना नहीं कि वो पलक झपकते 100 अशर्फिया बादशाह के सामने रख सके। मुल्ला दोप्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि आज बीरबल जरूर फंसेंगे। या तो वो कहेंगे कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, जिससे उनकी हेठी होगी, या फिर वो किसी से उधार लेने की कोशिश करेंगे, जिसमें समय लगेगा और बादशाह नाराज हो सकते हैं। बीरबल ने बादशाह की बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी, न ही कोई आश्चर्य। वो कुछ पल चुप रहे, मानो बादशाह के शब्दों का वजन तौल रहे हों। फिर उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। 100 सोने की अशर्फिया आपको अवश्य मिलेंगी, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ मोहलत चाहिए होगी। अकबर ने अपनी भ्रिकुटी चढ़ाते हुए पूछा, मोहलत? कितनी मोहलत चाहिए तुम्हें बीरबल? क्या तुम्हारे पास इतनी रकम नहीं है? उनकी आवाज में हल्की सी चुनौती थी। बीरबल ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया, आलम पनाह, रकम का होना या न होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी आज्ञा का पालन हो। मुझे बस 4 दिन की मोहलत दे दीजिए। चौथे दिन मैं आपको 100 सोने की अशर्फिया लाकर दूंगा और यह भी बताऊंगा कि मैंने उनका प्रबंध कैसे किया। अकबर कुछ देर सोचते रहे। बीरबल का आत्मविश्वास देखने लायक था। ठीक है बीरबल, उन्होंने कहा, हम तुम्हें 4 दिन की मोहलत देते हैं, लेकिन याद रहे, चौथे दिन हमें 100 अशर्फिया चाहिए। अगर तुम इसमें नाकाम रहे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जो हुक्म जहां पनाह, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा और अपनी जगह पर वापस आ गए। दरबार की कार्यवाही चलती रही, लेकिन अब सबका ध्यान बीरबल पर था। लोग कानाफूसी कर रहे थे कि बीरबल इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करेंगे। कुछ का मानना था कि बीरबल के पास कोई गुप्त खजाना है, तो कुछ कह रहे थे कि वो अपनी बुद्धिमानी से कोई तरकीब निकाल ही लेंगे। दरबार समाप्त होने के बाद बीरबल सीधे अपने घर की ओर चल दिए। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें कोई बहुत ही रोचक काम मिल गया हो। घर पहुंचकर उन्होंने अपने जरूरी काम निपटाए और फिर गहन सोच में डूब गए। 100 अशर्फिया, ये एक बड़ी चुनौती थी, खासकर जब बादशाह ये भी जानना चाहते थे कि उनका प्रबंध कैसे हुआ। अगले 3 दिन बीरबल शहर में घूमते रहे। कभी वो बाजारों में जाते, कभी आम लोगों से मिलते, कभी मंदिरों और मस्जिदों के बाहर बैठते। लोग उन्हें देखकर हैरान होते कि बादशाह का इतना करीबी सलाहकार यूं गलियों में क्यों घूम रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या कर रहे हैं।
मुल्ला दोप्याजा ने अपने कुछ जासूस भी बीरबल के पीछे लगा दिए थे, ये जानने के लिए कि वो पैसे का इंतजाम कहां से कर रहे हैं। लेकिन उन्हें भी कुछ खास पता नहीं चला। बीरबल न तो किसी अमीर सेठ से मिल रहे थे, न ही किसी साहूकार से। वो बस लोगों से बातें करते, उनकी समस्याएं सुनते और कभी कभी उनकी छोटी मोटी मदद भी कर देते। चौथा दिन आ गया। आज बीरबल को बादशाह के सामने 100 अशर्फिया पेश करनी थी। सुबह से ही दरबार में गहमा गहमी थी। सभी दरबारी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या करते हैं। मुल्ला दोप्याजा तो मानो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि आज बीरबल की सारी हैकड़ी निकल जाएगी। नियत समय पर बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ खाली थे। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांति और आत्मविश्वास था। बादशाह अकबर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम हमारी अशर्फिया ले आए? आज चौथा दिन है। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जी जहांपनाह, आपकी अशर्फिया तैयार है। लेकिन उन्हें यहां लाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने उनका उपयोग कैसे किया है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। अकबर की उत्सुकता और बढ़ गई। उपयोग? हमने तो तुमसे अशर्फिया लाने को कहा था, उनका उपयोग करने को नहीं। बीरबल मुस्कुराए। आलमपनाह, आपकी आज्ञा थी कि मैं 100 अशर्फियों का प्रबंध करूं। मैंने उनका प्रबंध इस प्रकार किया है कि वे सही जगह पर खर्च भी हो गई है और आपके खजाने में वापस भी आ जाएंगी, बल्कि उससे भी ज्यादा होकर। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान थे। ये कैसी पहेली थी? बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जहांपनाह, उन 100 अशर्फियों में से 25 अशर्फिया मैंने कुएं में डाल दी। क्या? अकबर आश्चर्य से चिल्लाए, कुएं में? बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो? सोने की अशर्फिया कुएं में कौन फेंकता है? मुल्ला दोप्याजा और अन्य दरबारी भी दबी हंसी हंसने लगे। बीरबल शांत रहे। जहांपनाह, कृपया पूरी बात सुन ले। जिन 25 अशर्फियों को मैंने कुएं में डाला, उसका अर्थ है कि मैंने उन्हें परमार्थ के ऐसे कामों में खर्च किया जिनका पुण्य तो मिलेगा, लेकिन उनसे धन वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने उन पैसों से जरूरतमंदों, गरीबों, बीमारों और अनाथों की मदद की जिन्हें सचमुच सहायता की आवश्यकता थी। ये ऐसा दान है जो निष्काम भाव से किया जाता है। जैसे कुएं में डाली गई चीज वापस नहीं मिलती, पर वो धरती को सींचती है। अकबर का गुस्सा कुछ शांत हुआ। बीरबल की बात में गहराई थी। बीरबल ने आगे कहा, बाकी बची 75 अशर्फियों में से 25 अशर्फिया मैंने ऐसी जगह खर्च की जहां से वे कभी वापस नहीं मिलेंगी। फिर से वही बात। अकबर कुछ झुंझलाए। बीरबल, साफ साफ कहो। जहांपनाह, बीरबल ने समझाया, ये 25 अशर्फिया मैंने अपने माता पिता की सेवा और उनकी जरूरतों को पूरा करने में खर्च की। उन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, शिक्षित किया। उनका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। इसलिए यह खर्च ऐसा है जो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन यह मेरा कर्तव्य था। अकबर के चेहरे पर अब गंभीरता के साथ साथ एक समझ का भाव भी था। वो बीरबल की बुद्धिमानी की दाद देने लगे थे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। अब बची 50 अशर्फिया। इनमें से 25 अशर्फिया मैंने ऐसी जगह निवेश की है जहां से वे ब्याज सहित वापस मिलेंगी। अच्छा, वो कहा? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। जहांपनाह, ये 25 अशर्फिया मैंने अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा और उनके भविष्य को संवारने में लगाई है। ये एक ऐसा निवेश है जो समय आने पर फल देगा। जब मेरे बच्चे काबिल बनेंगे तो वे न केवल अपना भरण पोषण करेंगे, बल्कि समाज और सल्तनत की सेवा भी करेंगे। इस प्रकार ये रकम मुझे ब्याज सहित वापस मिलेगी, मान सम्मान और सुख शांति के रूप में। अकबर मुस्कुराए। बीरबल की बातें साधारण होते हुए भी असाधारण थी। और बाकी बची 25 अशर्फिया, बीरबल? बादशाह ने पूछा। उनका क्या किया तुमने? बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। आलमपनाह,
बाकी बची 25 अशर्फिया मैंने आपको उधार दी है। क्या? हमें उधार दी है? अकबर हैरान रह गए। इसका क्या मतलब हुआ? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, वे 25 अशर्फिया मैंने आपके नाम पर सल्तनत के विकास कार्यों में, जैसे कि सराय बनवाने, सड़कें ठीक करवाने और पानी के स्रोतों की मरम्मत करवाने में खर्च की है। ये एक ऐसा कर्ज है जो आप अपनी प्रजा को चुका रहे हैं। और जब प्रजा खुशहाल होगी तो सल्तनत मजबूत होगी, खजाना भरेगा और इस प्रकार ये रकम कई गुना होकर आपके पास वापस आएगी। ये एक ऐसा निवेश है जो आपकी शान और सल्तनत की समृद्धि को बढ़ाएगा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर अवाक रह गए। उनकी आंखों में प्रशंसा और स्नेह का भाव उमड़ आया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि 100 अशर्फियों की उनकी साधारण सी मांग का बीरबल इतना गहरा और अर्थपूर्ण जवाब देंगे। बीरबल ने न केवल उनकी आज्ञा का पालन किया था, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और राजधर्म का पाठ भी पढ़ा दिया था। मुल्ला दोप्याजा और अन्य जलने वाले दरबारियों के चेहरे शर्म से झुक गए थे। उन्हें अपनी छोटी सोच पर पछतावा हो रहा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन से उठे, बीरबल के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का कोई मुकाबला नहीं। तुमने 100 अशर्फियों के माध्यम से हमें जीवन का सार समझा दिया। तुमने बताया कि धन का सच्चा उपयोग क्या है, परमार्थ, कर्तव्य, भविष्य का निर्माण और प्रजा का कल्याण। उन्होंने अपने खजांची को आदेश दिया, खजांची, बीरबल को तुरंत 200 सोने की अशर्फिया इनाम में दी जाए। 100 अशर्फिया जो इन्होंने हमारे नाम पर खर्च की, उनके लिए, और 100 अशर्फिया इनकी इस अद्वितीय बुद्धिमानी के लिए। बीरबल ने विनम्रता से इनाम स्वीकार किया। जहांपनाह, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो बस आपकी सेवा में लगा एक छोटा सा सेवक हूं। बादशाह मुस्कुराए, बीरबल, तुम सिर्फ एक सेवक नहीं, बल्कि इस सल्तनत के एक अनमोल रत्न हो। तुम्हारी उपस्थिति हमारे दरबार की शान है। उस दिन के बाद बीरबल की बुद्धिमानी का ये किस्सा भी अकबर बीरबल की अनगिनत रोचक कहानियों में जुड़ गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मनोरंजन के साथ साथ जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी देता रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि धन का महत्व केवल उसे जमा करने में नहीं, बल्कि उसे सही जगह और सही तरीके से खर्च करने में है, जिससे व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ समाज और राष्ट्र का भी कल्याण हो। बीरबल ने सिद्ध कर दिया था कि सच्ची बुद्धिमानी केवल समस्याओं को सुलझाना नहीं, बल्कि जीवन को एक व्यापक और अर्थपूर्ण दृष्टिकोण से देखना है। कहानी 4। मुगलिया सल्तनत के अजीमोशान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी भव्यता और बुद्धिमत्ता के लिए विश्व विख्यात था। उनके नवरत्नों में बीरबल का स्थान सर्वोपरि था, जिनकी हाजिर जवाबी, पैनी दृष्टि और न्यायप्रियता की मिसालें दी जाती थी। बादशाह अकबर भी बीरबल पर अत्यधिक विश्वास करते थे और हर जटिल मसले पर उनकी सलाह को तरजीह देते थे। बीरबल की ये निकटता और उनकी बढ़ती ख्याति दरबार के कुछ पुराने और अहंकारी अमीरों और मंत्रियों को कांटे की तरह चुभती थी। इनमें सबसे प्रमुख थे मंत्री आलमगीर खां और उनके कुछ चाटुकार साथी। आलमगीर खां स्वयं को सल्तनत का सबसे अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल तो बस अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बादशाह को रिझाते हैं, जबकि असली योग्यता तो उनमें है। वे अक्सर अपने साथियों के बीच बीरबल की खिल्ली उड़ाते। अजी, क्या है उस बीरबल में? बस जुबान का तेज है। सल्तनत के गूढ़ रहस्यों और शासन की बारीकियों को वो क्या समझेगा? हम जैसे पुराने चावल ही इस भार को संभाल सकते हैं। उनके साथी, जो स्वयं भी बीरबल की उन्नति से जलते थे, उनकी हां में हां मिलाते। वे मन ही मन कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे थे जिससे बीरबल को बादशाह की नजरों में गिराया जा सके और उनका महत्व कम किया जा सके। उन्हें लगता था कि यदि बीरबल की तथाकथित बुद्धिमत्ता की कलई खुल जाए तो बादशाह का ध्यान उनकी ओर जाएगा और उन्हें अधिक महत्व मिलेगा।
धीरे धीरे इन दरबारियों का एक गुट बन गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य बीरबल को नीचा दिखाना था। वे घंटों गुप्त मंत्रणाएं करते, बीरबल की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखते, इस उम्मीद में कि कोई ऐसी चूक मिल जाए जिसे वे बादशाह के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सके। किंतु बीरबल इतने चतुर और व्यवहार कुशल थे कि उन्हें कोई ऐसा मौका ही नहीं मिलता था। उनकी हर योजना धरी की धरी रह जाती, जिससे उनकी कुंठा और भी बढ़ती जाती। एक दिन जब दरबार में किसी पड़ोसी राज्य से आए दूत ने एक जटिल राजनयिक पहेली रखी, तो कई अनुभवी मंत्री भी उसका समाधान न निकाल सके। अंत में बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ बड़ी सरलता से उस पहेली को सुलझा दिया, जिससे बादशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल की भूरी भूरी प्रशंसा की। ये देखकर आलमगीर खां और उनके साथियों के सीने पर सांप लौट गए। उस रात आलमगीर खां ने अपने गुट के दरबारियों की एक गुप्त बैठक बुलाई। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। आलमगीर खां ने गुस्से में कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बादशाह स्वयं बीरबल की बुद्धिमानी पर संदेह करने लगे। हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि बीरबल की प्रतिष्ठा सिर्फ हवा हवाई है, असलियत में उनमें कोई खास बात नहीं। एक दरबारी मीर कासिम, जो अपनी चापलूसी के लिए जाना जाता था, बोला, हुजूर, क्यों न हम बादशाह सलामत से ये अर्ज करें कि बीरबल की एक कठिन परीक्षा ली जाए, ऐसी परीक्षा जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आलमगीर खां को यह विचार पसंद आया। हां, ये ठीक रहेगा, लेकिन परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जो असंभव सी लगे, जिसे बीरबल चाहकर भी पूरा न कर सके। और हमें बादशाह को इस तरह से तैयार करना होगा कि उन्हें लगे कि ये सल्तनत की भलाई और योग्यता के सही आकलन के लिए आवश्यक है। अगले दिन जब बादशाह अकबर थोड़े फुर्सत में थे और उनका मिजाज भी खुशगवार था, आलमगीर खां और उनके कुछ साथी बड़ी विनम्रता का मुखौटा पहने उनके समक्ष उपस्थित हुए। गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, आलमगीर खां ने सिर झुकाते हुए कहा, हम आपके कुछ निष्ठावान सेवक सल्तनत की बेहतरी के लिए एक छोटा सा निवेदन लेकर आए हैं। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, कहो आलमगीर, क्या बात है? तुम्हारी निष्ठा पर हमें कोई संदेह नहीं। जहांपनाह, आलमगीर खां ने बड़ी चालाकी से अपनी बात रखी। हम सब बीरबल की काबिलियत के कायल हैं और आप भी उन पर असीम स्नेह रखते हैं, किंतु प्रजा में और अन्य राज्यों में भी ये चर्चा होने लगी है कि क्या बीरबल सचमुच उतने ही विलक्षण हैं जितना उन्हें दर्शाया जाता है, या ये सिर्फ आपकी कृपा का परिणाम है। कभी कभी किसी प्रिय व्यक्ति की योग्यता को परख लेना भी आवश्यक होता है, ताकि उसकी प्रतिष्ठा और भी सुदृढ़ हो सके और किसी को उंगली उठाने का अवसर न मिले। मीर कासिम ने तुरंत बात आगे बढ़ाई, जी जहांपनाह, इससे न सिर्फ बीरबल की योग्यता प्रमाणित होगी, बल्कि सल्तनत के अन्य कर्मचारियों को भी अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर मिलेगा और ये संदेश जाएगा कि यहां केवल योग्यता का ही सम्मान है। बादशाह अकबर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। वे इन दरबारियों की मंशा को भांप तो रहे थे, किंतु उनकी बातों में कुछ हद तक सच्चाई भी नजर आ रही थी। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। फिर भी उन्होंने सोचा कि यदि एक छोटी सी परीक्षा से ये बात और पुख्ता हो जाए और दूसरों का मुंह भी बंद हो जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अकबर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुम लोगों की बात में दम तो है, हम बीरबल की एक परीक्षा अवश्य लेंगे, लेकिन याद रहे, परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उनकी बुद्धिमत्ता को चुनौती दे, न कि उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान करे। आलमगीर खां और उनके साथी मन ही मन प्रसन्न हो गए। उनकी पहली चाल कामयाब हो चुकी थी। अगले दिन दीवानाम में जब सभी दरबारी उपस्थित थे, बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की चर्चाएं दूर दूर तक है। हम भी तुम्हारी काबिलियत के कायल हैं, किंतु दरबार के कुछ शुभचिंतकों का मानना है कि तुम्हारी योग्यता की एक सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए।
ताकि तुम्हारी प्रतिष्ठा और भी उज्जवल हो सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपका हुक्म सिर आंखों पर। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। आलमगीर खां और उनके साथी एक दूसरे को देखकर कुटिलता से मुस्कुराए। उन्हें लग रहा था कि बीरबल अब फंस चुके हैं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तो सुनो, तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम्हें इसी दरबार के सामने 1 सप्ताह के भीतर 100 बुद्धुओं की एक सूची तैयार करनी है। ध्यान रहे, वे सचमुच के बुद्धू होने चाहिए और उनके बुद्धूपन का प्रमाण भी तुम्हें देना होगा। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। 100 बुद्धुओं की सूची, वो भी प्रमाण सहित। ये तो एक असंभव सा कार्य था। कोई व्यक्ति कैसे ये तय कर सकता है कि कौन बुद्धू है और कौन नहीं? और उनके बुद्धूपन का प्रमाण जुटाना तो और भी कठिन था। आलमगीर खां और उनके साथी मन ही मन अपनी सफलता पर इतरा रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि बीरबल इस परीक्षा में बुरी तरह असफल होंगे। बीरबल ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मुझे 1 सप्ताह का समय और कुछ संसाधन चाहिए होंगे। तुम्हें जो भी चाहिए मिलेगा, अकबर ने कहा। लेकिन याद रखना, 1 सप्ताह बाद तुम्हें 100 बुद्धुओं की सूची प्रमाण सहित प्रस्तुत करनी होगी। दरबार बर्खास्त हुआ, लेकिन हर किसी की जुबान पर बस यही चर्चा थी कि बीरबल इस अजीबोगरीब परीक्षा का सामना कैसे करेंगे। कुछ लोग बीरबल की क्षमता पर विश्वास कर रहे थे, तो कुछ उनकी निश्चित हार की भविष्यवाणी कर रहे थे। अगले दिन से बीरबल अपने काम में जुट गए। उन्होंने शाही खजाने से कुछ धन लिया, कुछ सहायक अपने साथ लिए और शहर में निकल पड़े। आलमगीर खां ने अपने कुछ जासूस बीरबल के पीछे लगा दिए थे, ताकि वे उनकी हर गतिविधि पर नजर रख सकें और बादशाह को सूचित कर सकें। पहले दिन बीरबल शहर के एक व्यस्त चौराहे पर एक शानदार घोड़ा लेकर खड़े हो गए। घोड़े को बेहतरीन ढंग से सजाया गया था। बीरबल ने घोषणा की कि यह घोड़ा उड़ सकता है और वे इसे बेचना चाहते हैं। जल्द ही वहां तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। कई लोग उत्सुकतावश घोड़े को देखने आए। बीरबल ने कुछ लोगों से अकेले में बात की और उन्हें उड़ने वाले घोड़े के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया। कुछ अमीर, जो अपनी शान दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इस झांसे में आ गए और उन्होंने बीरबल को मोटी रकम पेश की। बीरबल ने उनसे बयाना ले लिया और कहा कि बाकी रकम घोड़ा उड़ाकर दिखाने के बाद लेंगे। उन्होंने उन सभी के नाम और पते एक वही में नोट कर लिए। दूसरे दिन बीरबल एक अजीब सा यंत्र लेकर बाजार में पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि ये यंत्र भविष्य बता सकता है। कई लोग अपनी किस्मत जानने की लालसा में बीरबल के पास आए। बीरबल ने उनसे कुछ सवाल पूछे, उनकी हथेलियां देखीं और फिर यंत्र की ओर देखकर कुछ अस्पष्ट सी भविष्यवाणियां की, जिसके लिए उन्होंने शुल्क भी लिया। इन लोगों के नाम भी वहीं में दर्ज हो गए। तीसरे दिन बीरबल ने घोषणा की कि वे एक ऐसा बीज बेच रहे हैं जिसे बोने से सोने के फल उगते हैं। लेकिन शर्त यह है कि बीज को वही व्यक्ति बो सकता है जिसने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो। कई धर्मात्मा और तथाकथित ईमानदार लोग बीज खरीदने आए, ये सोचकर कि वे ही इसके योग्य है। बीरबल ने उनसे भी पैसे लिए और उनके नाम लिख लिए। इसी तरह बीरबल रोज कोई न कोई नई और अजीबोगरीब योजना लेकर शहर में निकलते और लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाते। वे कभी किसी को अदृश्य होने का कपड़ा बेचने का नाटक करते, तो कभी किसी को पानी पर चलने के जूते। हर बार कुछ लोग उनके झांसे में आ जाते और बीरबल उनके नाम अपनी वही में दर्ज कर लेते। आलमगीर खां के जासूस रोज बादशाह को बीरबल की इन हरकतों की खबर देते। आलमगीर खां और उनके साथी ये सुनकर बहुत खुश होते। उन्हें लगता था कि बीरबल या तो पागल हो गए हैं या फिर हार मानकर उल जलूल हरकतें कर रहे हैं। वे बादशाह से कहते, देखिए जहांपनाह, हमने तो पहले ही कहा था, बीरबल लोगों को धोखा दे रहे हैं और सल्तनत की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं।
वे बुद्धुओं की सूची बनाने के बजाय खुद बुद्धूपन का प्रदर्शन कर रहे हैं। बादशाह अकबर भी ये सब सुनकर चिंतित हो जाते। उन्हें बीरबल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर भी उन्होंने बीरबल को दिया हुआ 1 सप्ताह का समय पूरा होने का इंतजार करने का निश्चय किया। 1 सप्ताह पूरा हुआ। दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थी। आलमगीर खां और उनके साथी विजयी मुस्कान के साथ बैठे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि आज बीरबल का पर्दाफाश होकर रहेगा। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम सो बुद्धुओं की सूची प्रमाण सहित लाए हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, सूची तैयार है। उन्होंने एक मोटी सी वही बादशाह के सामने रख दी। बादशाह ने वही खोली। उसमें कई लोगों के नाम और उनके पते लिखे थे, और हर नाम के आगे कुछ संक्षिप्त टिप्पणी भी थी। बीरबल, अकबर ने कहा, यह तो ठीक है कि तुमने कुछ नाम लिखे हैं, लेकिन इनके बुद्धूपन का प्रमाण क्या है? और क्या ये सूची सो नामों की है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस वही में पूरे 99 नाम हैं, और उनके बुद्धूपन का प्रमाण भी उन्हीं के सामने लिखा है। उदाहरण के लिए पहला नाम देखिए, शेख दीन मोहम्मद का। इन्होंने मुझसे उड़ने वाला घोड़ा खरीदने के लिए बयाना दिया, ये जानते हुए भी कि घोड़े उड़ नहीं सकते। क्या ये उनके बुद्धूपन का प्रमाण नहीं? बीरबल ने एक एक करके कई नाम पढ़े और उनके द्वारा की गई मूर्खतापूर्ण हरकतों का वर्णन किया। किसी ने भविष्य बताने वाले यंत्र पर विश्वास किया, किसी ने सोने के फल उगाने वाले बीज खरीदे, तो किसी ने अदृश्य होने वाले कपड़े के लिए पैसे दिए। हर उदाहरण के साथ दरबार में हंसी के फव्वारे छूट पड़ते। आलमगीर खां और उनके साथी भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे, ये सोचकर कि बीरबल ने सचमुच कुछ बुद्धुओं को ढूंढ निकाला है। जब बीरबल 99 नाम पढ़कर समाप्त कर चुके, तो बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, ये तो 99 हुए, सवा बुद्धू कौन है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर बादशाह की ओर देखकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, लेकिन सवा बुद्धू मैं स्वयं हूं। यह सुनकर पूरे दरबार में पूर्ण शांति छा गई। बादशाह अकबर भी आश्चर्यचकित रह गए। आलमगीर खां और उनके साथी चौंकन्ने हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल ने अपनी हार मान ली है। तुम? अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम खुद को बुद्धू क्यों कह रहे हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं इसलिए बुद्धू हूं क्योंकि मैंने अपना कीमती समय ऐसे लोगों की तलाश में बर्बाद किया जो दूसरों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। मैंने 1 सप्ताह तक सल्तनत के महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर ये निरर्थक कार्य किया, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को मेरी बुद्धिमत्ता पर संदेह था। जो व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर ऐसे व्यर्थ के कामों में अपना समय और ऊर्जा नष्ट करे, उससे बड़ा बुद्धू और कौन हो सकता है? बीरबल क्षण भर रुके, फिर आलमगीर खां और उनके साथियों की ओर इशारा करते हुए कहा, और जहांपनाह, अगर आप मुझसे 100 से अधिक बुद्धुओं की सूची चाहते हैं, तो इस दरबार में ही कुछ ऐसे महानुभाव उपस्थित हैं जिन्होंने ये जानते हुए भी कि मैं कोई न कोई हल निकाल ही लूंगा, अपना कीमती समय और दिमागी ताकत सिर्फ ये देखने और साबित करने में लगाई कि मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि मैं असंभव को संभव करने का प्रयास करूंगा, और जब मैंने ये तथाकथित असंभव कार्य करने के लिए कुछ तरकीबें अपनाई, तो वे मेरी हरकतों पर नजर रखते रहें और खुश होते रहें। जो लोग दूसरों की परीक्षा लेने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसे बेतुके प्रस्ताव रखते हैं और फिर उसके परिणाम का व्यग्रता से इंतजार करते हैं, वे भी किसी बुद्धू से कम नहीं। बीरबल की बातें सुनकर आलमगीर खां और उनके साथियों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। उनके सिर झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे समझ गए थे कि बीरबल ने न सिर्फ परीक्षा पास की है, बल्कि उन्हें एक करारा जवाब ही दिया है। बादशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई और उनके द्वारा दिए गए गहरे सबक से अत्यंत प्रभावित हुए। उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वे समझ गए कि बीरबल ने किस प्रकार बुद्धिमानी से उन दरबारियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था जो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वाह बीरबल, वाह!
अकबर ने प्रसन्नता से कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं। तुमने न सिर्फ 100 बुद्धुओं की सूची प्रस्तुत की, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि असली बुद्धूपन क्या होता है। फिर उन्होंने आलमगीर खां और उनके साथियों की ओर देखा, और तुम लोग, उनकी आवाज में थोड़ी सख्ती थी, जो दूसरों की योग्यता पर संदेह करते हो और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हो। आज तुम्हें भी सबक मिल गया होगा। किसी की परीक्षा लेने से पहले अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना सीखो। आलमगीर खां और उनके साथी शर्मिंदगी से नजरें नहीं उठा पा रहे थे। उन्होंने बादशाह और बीरबल से माफी मांगी। बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया और उनकी बुद्धिमत्ता की खुले दिल से प्रशंसा की। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने बीरबल की जय जयकार की। इस घटना के बाद दरबारियों ने फिर कभी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह करने या उनकी परीक्षा लेने का साहस नहीं किया। वे समझ गए थे कि बीरबल को चुनौती देना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, और बीरबल हमेशा की तरह बादशाह अकबर के सबसे विश्वस्त और प्रिय सलाहकार बने रहे। अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से मुगल सल्तनत की सेवा करते रहे। कहानी ये सीख देती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता न केवल समस्याओं का समाधान करने में है, बल्कि दूसरों की दुर्भावनाओं का शालीनता और चतुराई से सामना करने में भी है। कहानी 5। आगरा शहर से कुछ दूर एक धनी सेठ रहता था, जिसका नाम कुबेरदास था। कुबेरदास अपनी कंजूसी के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। उसने अपार धन संपत्ति जमा कर रखी थी, जिसे वो 7 तालों में बंद एक मजबूत तिजोरी में रखता था। उसकी हवेली की सुरक्षा भी कड़ी थी, लेकिन चोरों की नजर से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। 3 कुख्यात चोर, कालू, भोलू और लालू, काफी समय से सेठ कुबेरदास की हवेली पर नजर रखे हुए थे। कालू अपनी ताकत और सेंधमारी में माहिर था, भोलू ताले तोड़ने में उस्ताद था, और लालू बहुत चालाक और योजना बनाने में निपुण था। तीनों ने मिलकर एक रात सेठ की हवेली में चोरी करने की पक्की योजना बनाई। अमावस्या की एक अंधेरी रात, जब चारों ओर घना सन्नाटा पसरा था, तीनों चोर दबे पांव सेठ कुबेरदास की हवेली पहुंचे। कालू ने अपनी ताकत से दीवार में एक छोटा सा सुराख बनाया, जिससे वे अंदर दाखिल हो सके। भोलू ने अपनी महारत दिखाते हुए एक के बाद एक साथ तालों को बड़ी सफाई से खोल दिया। अंदर तिजोरी सोने की मोहरों, जवाहरात और कीमती सामान से भरी पड़ी थी। लालू की योजना के अनुसार उन्होंने केवल सोने की मोहरों पर ही हाथ साफ किया, ताकि सामान हल्का रहे और भागने में आसानी हो। उन्होंने मोहरों से भरी एक बड़ी थैली उठाई और उसी रास्ते से बाहर निकल आए, जिस रास्ते से अंदर गए थे। चोरी इतनी सफाई से की गई थी कि सुबह तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तीनों चोर शहर से दूर जंगल में एक सुनसान जगह पर पहुंचे। अब समय था मेहनत के फल, यानी सोने की मोहरों के बंटवारे का। थैली खोली गई और सोने की चमक से तीनों की आंखें चौंधिया गई। लालू, जो खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता था, बोला, भाइयों, हमने मिलकर ये काम किया है, इसलिए माल का बंटवारा भी बराबर होना चाहिए। कालू और भोलू ने सहमति में सिर हिलाया। मोहरों की गिनती शुरू हुई। कुल मिलाकर 999 सोने की मोहरें थी। अब समस्या खड़ी हो गई। 999 को 3 लोगों में बराबर कैसे बांटा जाए? हर किसी के हिस्से में 333 मोहरें आती थी, लेकिन फिर भी 2 मोहरें बच जाती थी। कालू, जो स्वभाव से थोड़ा लालची और गुस्सैल था, बोला, ये बची हुई 2 मोहरें मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि दीवार में सेंध मैंने लगाई थी और सबसे ज्यादा खतरा मैंने उठाया था। भोलू तुरंत किया, नहीं, ये मुझे मिलनी चाहिए। अगर मैं ताले नहीं खोलता तो हम तिजोरी तक पहुंच ही नहीं पाते। सबसे मुश्किल काम तो मेरा था। लालू, जो हमेशा अपनी चतुराई का फायदा उठाना चाहता था, बोला, तुम दोनों चुप रहो। योजना मेरी थी। अगर मैंने सही योजना नहीं बनाई होती
तो हम पकड़े जाते। इसलिए ये 2 मोहरें मेरी होनी चाहिए। और वैसे भी मैंने ही तो कहा था कि सिर्फ मोहरे चुराते हैं, ताकि भागने में आसानी हो। बस फिर क्या था, तीनों चोर उन 2 अतिरिक्त मोहरों के लिए आपस में बुरी तरह उलझ पड़े। बहस गाली-गलौज और हाथापाई तक पहुंच गई। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उनकी आवाजें इतनी तेज हो गई कि पास से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने उन्हें सुन लिया और शाही कोतवाल को खबर कर दी। शाही कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचा और तीनों चोरों को सोने की मोहरों समेत रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्हें बादशाह अकबर के दरबार में पेश किया गया। बादशाह अकबर ने जब पूरी कहानी सुनी तो वे समझ गए कि चोरों ने मिलकर चोरी की है, लेकिन अब बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल, बादशाह ने कहा, ये तीनों चोर चोरी का माल तो ले आए, लेकिन अब 2 मोहरों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तुम ही बताओ, इन 2 मोहरों का असली हकदार कौन है, और यह भी सुनिश्चित करो कि इन्हें इनके किए की सजा मिले। बीरबल ने तीनों चोरों को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर लालच, गुस्सा और धूर्तता साफ झलक रही थी। बीरबल समझ गए कि इनसे सच उगलवाना आसान नहीं होगा, जब तक कि इनकी आपसी फूट का फायदा न उठाया जाए। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, न्याय अवश्य होगा। पहले ये तो तय हो जाए कि इन 2 मोहरों पर किसका अधिकार है। उन्होंने तीनों चोरों से कहा, तुम तीनों अपनी अपनी बात विस्तार से बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये 2 अतिरिक्त मोहरें तुम्हें मिलनी चाहिए। कालू ने गरजते हुए कहा, मैंने दीवार तोड़ी। सबसे ज्यादा मेहनत और खतरा मेरा था। भोलू ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैंने 7 ताले खोले। मेरी कलाकारी के बिना कुछ नहीं होता। लालू ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा, योजना मेरी थी। मेरी अक्ल नहीं होती तो आज तुम जेल की हवा खा रहे होते। तीनों फिर से आपस में झगड़ने लगे। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, तुम तीनों की बात में दम है। ये तय करना मुश्किल है कि किसका योगदान ज्यादा था। मेरे पास एक तरकीब है जिससे ये फैसला हो जाएगा। तीनों चोर उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने एक खाली बर्तन मंगवाया और उसमें वे 2 अतिरिक्त सोने की मोहरें डाल दी। फिर उन्होंने कहा, मैं इस बर्तन को यहां बीच में रख रहा हूं। तुम तीनों को बारी बारी से अपनी कोई एक सबसे बड़ी अच्छाई या खूबी बतानी होगी, जिसने इस चोरी को सफल बनाने में मदद की, जिसकी बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगेगी। ये 2 मोहरें उसी की हो जाएंगी। ये सुनकर लालू मन ही मन खुश हुआ। उसे अपनी वाक्पटुता और चतुराई पर पूरा भरोसा था। कालू और भोलू भी सोचने लगे कि वे अपनी कौन सी खूबी बताएं। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त है, जब एक व्यक्ति अपनी खूबी बता रहा होगा तो बाकी दोनों को चुपचाप सुनना होगा। अगर किसी ने बीच में टोका टाकी की या दूसरे की बात को झूठा साबित करने की कोशिश की तो वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा और उसे उन 2 मोहरों में से कुछ नहीं मिलेगा। ये शर्त सुनकर तीनों थोड़ा सतर्क हो गए। सबसे पहले कालू की बारी आई। उसने अपनी छाती फुलाते हुए कहा, मेरी ताकत। अगर मुझमें इतनी ताकत नहीं होती कि मैं उस मोटी दीवार में सेंध लगा सकूं, तो हम हवेली के अंदर घुस ही नहीं पाते। मेरी वजह से ही ये सब मुमकिन हुआ। लालू और भोलू चुप रहे, हालांकि उनके मन में कालू की बात काटने के लिए कई तर्क थे। फिर भोलू की बारी आई। उसने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, मेरा हुनर। सेठ कुबेरदास ने अपनी तिजोरी पर 7-7 ताले लगवा रखे थे, जिन्हें कोई साधारण चोर नहीं खोल सकता था। यह तो मेरा ही कमाल था कि मैंने मिनटों में उन सभी तालों को ऐसे खोल दिया जैसे वे मक्खन के बने हों। मेरे हुनर के बिना मोहरे तिजोरी में ही बंद रह जाती। कालू और लालू ने होंठ भींचे, पर कुछ बोले नहीं। अब लालू की बारी थी। वो जानता था कि उसे कुछ ऐसा कहना होगा जो बाकी दोनों से ज्यादा प्रभावशाली लगे। उसने बड़ी अदा से कहा,
मेरी बुद्धिमानी और योजना। ये चोरी सफल हुई क्योंकि मैंने इसकी फूल प्रूफ योजना बनाई थी। कब जाना है, कहां से घुसना है, क्या चुराना है और कैसे भागना है, ये सब मैंने ही तो तय किया था। मैंने ही तो कहा था कि सिर्फ सोने की मोहरें चुराओ, ताकि हम आसानी से भाग सकें और पकड़े न जाएं। अगर मेरी अक्ल काम न करती तो तुम दोनों या तो खाली हाथ लौटते या फिर पकड़े जाते। जैसे ही लालू ने अपनी बात खत्म की, कालू से रहा नहीं गया। वो गुस्से में चिल्लाया, झूठ, सरासर झूठ। योजना बनाने में क्या है, असली काम तो ताकत का था, जो मैंने किया। अगर दीवार ही नहीं टूटती तो तेरी योजना धरी की धरी रह जाती। भोलू भी पीछे नहीं रहा। वो बोला, और अगर मैं ताले नहीं खोलता तो तेरी योजना और इसकी ताकत दोनों बेकार थी। असली हीरो तो मैं हूं। लालू तैश में आ गया। अरे मूर्खों, बिना सही दिशा और योजना के ताकत और हुनर भी किस काम के? तुम दोनों तो बस मेरे इशारों पर नाच रहे थे। बस, फिर क्या था? तीनों चोर बीरबल की शर्त भूलकर एक दूसरे पर टूट पड़े। वे एक दूसरे को झूठा साबित करने, अपनी बड़ाई करने और दूसरे के योगदान को कम बताने में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वे क्या कर रहे हैं। कालू ने चिल्लाकर कहा, तूने तो कहा था कि हवेली के पीछे का पहरेदार उस रात नशे में धुत रहेगा, लेकिन वो तो पूरी तरह होश में था। मुझे उसे चुप कराने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी। लालू हक्का बक्का रह गया। ये बात तो उसने कालू और भोलू को नहीं बताई थी कि पहरेदार को उसने खुद ही थोड़ी शराब पिलाई थी, लेकिन वो पूरी तरह नशे में नहीं हुआ था। भोलू ने लालू पर आरोप लगाया, और तूने ये भी नहीं बताया था कि तिजोरी का एक ताला अंदर से जाम है। मुझे उसे खोलने में कितना समय लगा। अगर सिपाही आ जाते तो? अब लालू की चोरी पकड़ी जा रही थी। उसने ये बात भी छिपाई थी। बीरबल और बादशाह अकबर ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। बीरबल की योजना काम कर गई थी। चोर अपने ही मुंह से अपनी करतूतें और एक दूसरे की कमजोरियां उगल रहे थे। धीरे धीरे लड़ाई में उन्होंने चोरी की पूरी प्रक्रिया, किसने क्या किया, किसने क्या छुपाया और कहां कहां उनसे गलतियां हुई, सब कुछ अनजाने में ही कबूल कर लिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि वे पहले भी कई छोटी मोटी चोरियां साथ में कर चुके हैं। जब तीनों चोर लड़ गड़कर और एक दूसरे की पोल खोलकर थक गए तो बीरबल ने उन्हें शांत कराया। बस बस, अब मुझे पता चल गया है कि ये दो मोहरें किसे मिलनी चाहिए, बीरबल ने गंभीरता से कहा। तीनों चोर उम्मीद भरी नजरों से बीरबल को देखने लगे। बीरबल ने कहा, ये दो मोहरें और बाकी की 997 मोहरें भी सेठ कुबेरदास को वापस मिलेंगी, और तुम तीनों को अपने अपराधों के लिए कारावास की सजा मिलेगी। ये सुनकर तीनों चोरों के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने उन्हें कैसे अपनी ही बातों में फंसा लिया। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, आलमपना, इन तीनों ने न केवल सेठ कुबेरदास के घर चोरी की है, बल्कि आपस में लड़कर इन्होंने अपने सारे पिछले अपराध भी कबूल कर लिए हैं। इन्होंने एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश की और लालच में अंधे होकर सच उगल दिया। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदेश दिया कि सारी मोहरें सेठ कुबेरदास को लौटा दी जाएं और तीनों चोरों को उनके अपराधों के अनुसार उचित दंड दिया जाए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोरों को आपस में लड़वाया, बल्कि उनके द्वारा किए गए अपराध का पूरा सच भी सामने ला दिया और न्याय किया। अपराध कभी छिपता नहीं। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, उसका अपराध देरसवेर सामने आ ही जाता है। लालच बुरी बला है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और वो सही गलत का फर्क भूल जाता है। तीनों चोर दो अतिरिक्त मोहरों के लालच में ही आपस में उलझे और पकड़े गए। आपसी फूट विनाशकारी होती है। जब किसी समूह में एकता नहीं रहती और लोग एक दूसरे पर अविश्वास करने लगते हैं तो उनका पतन निश्चित होता है। चोरों की आपसी फूट ही उनके पकड़े जाने का कारण बनी।
बुद्धि बल से बड़ी होती है। बीरबल ने शारीरिक बल का प्रयोग किए बिना केवल अपनी बुद्धि और चतुराई से चोरों को परास्त कर दिया। न्याय की विजय अंततः न्याय की ही विजय होती है और अपराधियों को उनके किए की सजा अवश्य मिलती है। बीरबल की यह कहानी उनकी असाधारण न्याय बुद्धि और मानव स्वभाव की गहरी समझ का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलकर ही सच्ची सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। कहानी 6। एक सुबह जब दरबार अपनी पूरी रौनक पर था, दो व्यापारी रामदास और श्यामदास एक गंभीर विवाद लेकर बादशाह के समक्ष उपस्थित हुए। दोनों ही शहर के जाने माने कपड़ा व्यापारी थे और उनकी दुकानें आसपास ही थी। उनके चेहरे पर तनाव और गुस्सा साफ झलक रहा था। रामदास ने आगे बढ़कर अपनी आवाज में पीड़ा भरकर कहा, जहांपनाह, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। इस श्यामदास ने मेरी मेहनत की कमाई सोने की 100 अशर्फियों से भरी थैली चुरा ली है। श्यामदास तुरंत चीख पड़ा, यह सरासर झूठ है आलमपनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि ये रामदास ही मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है ताकि मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सके। बादशाह अकबर ने दोनों को शांत किया और रामदास से पूरा मामला बताने को कहा। रामदास ने अपनी कहानी शुरू की। हुजूर, कल शाम मैं अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। मेरे पास दिन भर की कमाई ठीक 100 सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली थी, जिसे मैंने अपनी कमर में लपेट रखा था। रास्ते में अंधेरा होने लगा था और सुनसान गली से गुजरते हुए अचानक किसी ने मुझ पर पीछे से हमला किया। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने मेरी कमर से अशर्फियों की थैली छीन ली और भाग गया। अंधेरा होने के कारण मैं उसका चेहरा तो ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो श्यामदास ही था। उसकी चाल ढाल और कदकाठी बिल्कुल श्यामदास जैसी थी और हमारी पुरानी व्यावसायिक रंजिश भी है। बादशाह ने श्यामदास की ओर देखा। श्यामदास ने घबराए हुए स्वर में कहा, जहांपनाह, ये मनगढ़ंत कहानी है। मैं कल शाम अपनी दुकान पर ही था और देर रात तक हिसाब किताब करता रहा। मेरे पास कई गवाह हैं जो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। रामदास मुझसे ईर्ष्या करता है क्योंकि मेरा व्यापार आजकल अच्छा चल रहा है, इसीलिए ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मामला उलझ गया था। रामदास के पास कोई ठोस सबूत नहीं था सिवाय उसके अनुमान और पुरानी रंजिश के। दूसरी ओर श्यामदास के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गवाह थे। बादशाह अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, बादशाह ने कहा, यह मामला काफी पेचीदा लग रहा है। तुम्हारे विचार में हमें क्या करना चाहिए? सच का पता कैसे लगाया जाए? बीरबल, जो अब तक शांत भाव से दोनों व्यापारियों की बातें सुन रहे थे, ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, सच तो सूरज की तरह होता है, उसे ज्यादा देर तक बादलों में छिपाया नहीं जा सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस मामले की जांच अपने तरीके से करना चाहूंगा। बादशाह ने अनुमति दे दी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है बीरबल। हमें उम्मीद है कि तुम जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दोगे। बीरबल ने सबसे पहले रामदास से पूछा, रामदास, क्या तुम्हें उस जगह के बारे में कुछ और याद है जहां तुम्हारे साथ यह घटना घटी? कोई खास निशान, कोई पेड़ या कोई आवाज? रामदास ने कुछ देर सोचकर कहा, हुजूर, वो गली काफी सुनसान थी, लेकिन वहां पास में एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ है। जब मुझ पर हमला हुआ तो मैंने किसी के घोड़े के हिनहिनाने की आवाज भी सुनी थी, जो तेजी से दूर चला गया। फिर बीरबल ने श्यामदास से पूछा, श्यामदास, तुम कह रहे हो कि तुम कल शाम अपनी दुकान पर थे। क्या तुम बता सकते हो कि उस समय तुम्हारे साथ कौन कौन था? श्यामदास ने तुरंत अपने कुछ पड़ोसी दुकानदारों और अपने मुनीम का नाम लिया, जिन्होंने उसकी बात का समर्थन किया। बीरबल ने कुछ देर तक दोनों की बातों पर विचार किया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, मानो उन्हें कोई युक्ति सूझ गई हो। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, इस मामले की सच्चाई जानने के लिए
हमें उस बरगद के पेड़ से ही पूछना पड़ेगा। ये सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। बरगद का पेड़ भला कैसे गवाही दे सकता है? कुछ दरबारी जो बीरबल की बुद्धिमानी से परिचित थे, वे समझ गए कि बीरबल कोई न कोई चतुराई भरी चाल चलने वाले हैं। श्यामदास के चेहरे पर भी थोड़ी घबराहट आ गई, हालांकि उसने उसे छिपाने की पूरी कोशिश की। बीरबल ने अपने 2 सिपाहियों को आदेश दिया, तुम दोनों इसी समय उस बरगद के पेड़ के पास जाओ, उसे पकड़कर दरबार में हाजिर करो। कहना कि बादशाह अकबर ने उसे गवाही के लिए बुलाया है। सिपाही भी हैरान थे, लेकिन बीरबल का आदेश था, इसलिए वे तुरंत निकल पड़े। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। कुछ देर बाद बीरबल ने श्यामदास की ओर मुड़कर कहा, श्यामदास, मुझे लगता है कि वे सिपाही अब तक उस बरगद के पेड़ तक पहुंच गए होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि पेड़ सच बोलेगा? श्यामदास ने थोड़ा अटकते हुए कहा, हो हुजूर, पेड़ भला कैसे बोल सकता है? ये तो असंभव है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं बोल सकता श्यामदास? जब इंसान झूठ बोल सकता है तो क्या एक बेजुबान पेड़ सच नहीं उगल सकता? मुझे तो पूरा यकीन है कि वो पेड़ सारी सच्चाई बयान कर देगा। आखिर उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। समय बीतता जा रहा था। दरबार में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सभी लोग सिपाहियों के लौटने का इंतजार कर रहे थे। श्यामदास की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार अपने हाथों को मसल रहा था और उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। काफी देर बाद दोनों सिपाही खाली हाथ लौट आए। उनके चेहरे पर निराशा और थोड़ी शर्मिंदगी थी। एक सिपाही ने डरते डरते कहा, हुजूर, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बरगद का पेड़ अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वो हमारे साथ आने को तैयार ही नहीं है। ये सुनकर दरबार में कुछ लोग दबी हंसी हंसने लगे। श्यामदास ने भी राहत की सांस ली। उसे लगा कि बीरबल की चाल नाकाम हो गई, लेकिन बीरबल के चेहरे पर अभी भी वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने सिपाहियों से पूछा, क्या उसने कुछ कहा? सिपाही ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, वो तो बस खड़ा रहा। बीरबल ने श्यामदास की ओर घूमकर अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए कहा, श्यामदास, तुम तो कह रहे थे कि पेड़ बोल नहीं सकता, लेकिन अभी अभी इन सिपाहियों ने बताया कि वो बरगद का पेड़ अपनी जगह से हिला तक नहीं। इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे थे। अगर तुम सच में निर्दोष होते और कल शाम अपनी दुकान पर ही होते, तो तुम्हें कैसे पता चलता कि वो बरगद का पेड़ यहां से कितनी दूर है और सिपाहियों को वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? तुम तो घटनास्थल पर गए ही नहीं थे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन तुमने सिपाहियों के लौटने से पहले ही ये मान लिया कि वे पेड़ तक पहुंच गए होंगे। इसका साफ मतलब है कि तुम उस जगह से और उस पेड़ से भली भांति परिचित हो, और तुम ये भी जानते हो कि वो पेड़ इतना विशाल और पुराना है कि उसे यहां तक लाना असंभव है। ये सब बातें तभी संभव है जब तुम कल रात उस गली में मौजूद थे। श्यामदास का चेहरा फक पड़ गया। बीरबल की अचूक तर्क शक्ति के सामने उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। उसके पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। वो समझ गया था कि बीरबल ने उसे उसी के शब्दों में फंसा लिया है। उसका झूठ पकड़ा गया था। कांपते हुए स्वर में श्यामदास बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। हां, चोरी मैंने ही की थी। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। रामदास की बढ़ती हुई कमाई देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये घिनौना काम कर डाला। उसने कबूल किया कि उसने रामदास पर हमला करके अशर्फियों की थैली छीनी थी और फिर भागते समय उसका घोड़ा भी हिनहिनाया था। उसने ये भी बताया कि अशर्फियों की थैली उसने अपने घर के पिछवाड़े में एक पुराने संदूक में छिपा रखी है। बीरबल के आदेश पर सिपाहियों ने तुरंत श्यामदास के घर की तलाशी ली और वहां से सोने की 100 अशर्फियों से भरी थैली बरामद कर ली गई।
रामदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल का हाथ पकड़कर कहा, बीरबल जी, आपने आज सच की लाज रख ली। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। बादशाह अकबर बीरबल की इस अद्भुत न्याय प्रणाली और मनोवैज्ञानिक सूझबूझ से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दरबार में खड़े होकर कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच की हमेशा जीत होती है, चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो। तुमने बिना किसी प्रत्यक्ष गवाह के केवल अपनी बुद्धि और तर्क से असली चोर को पकड़ लिया और निर्दोष को न्याय दिलाया। तुम्हारी बुद्धिमानी सचमुच अद्वितीय है। उन्होंने श्यामदास को उसके अपराध के लिए उचित दंड दिया और रामदास को उसकी अशर्फिया वापस दिलवाई। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की जय जयकार करने लगे। ये घटना एक और उदाहरण बन गई कि कैसे बीरबल अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता से न्याय करते थे और ये सिद्ध करते थे कि सत्य को दबाया या झुठलाया नहीं जा सकता। बीरबल का न्याय केवल दंड देना नहीं था, बल्कि सत्य को उजागर करना और समाज में न्याय के प्रति विश्वास को मजबूत करना था। उनकी ये कहानी आज भी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो, यदि हम सत्य के मार्ग पर अडिग रहें और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें, तो न्याय अवश्य मिलता है, क्योंकि अंततः सच की हमेशा जीत होती है। कहानी 7। एक शाम, जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें समेट रहा था और आसमान में हल्की सी लालिमा छा रही थी, बादशाह अकबर अपने खास बाग में टहल रहे थे। उनके साथ बीरबल भी थे। बाग तरह तरह के फूलों और फलों के पेड़ों से सुशोभित था। मंद मंद हवा चल रही थी, जिसमें फूलों की मीठी सुगंध खुली हुई थी। अकबर कुछ गहरे सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, हमने अक्सर सुना है कि संगत का असर बहुत गहरा होता है। क्या यह सच है? क्या वाकई अच्छी या बुरी संगत इंसान के चरित्र और भविष्य को इतना प्रभावित कर सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी बात 16 आने सच है। संगत का असर पानी की तरह होता है, जो जिस रंग में मिलता है वैसा ही हो जाता है। अच्छी संगत इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाती है, जबकि बुरी संगत उसे पतन के गर्त में धकेल सकती है। इसे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा, यदि आपकी आज्ञा हो। बादशाह अकबर उत्सुकता से बोले, अवश्य बीरबल, हमें तुम्हारी कहानी सुनने में सदैव आनंद आता है। बीरबल ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 मित्र रहते थे, माधव और केशव। दोनों बचपन से साथ खेले बड़े थे और उनमें गहरी दोस्ती थी। माधव स्वभाव से शांत, मेहनती और ईमानदार था। वो अपने माता पिता की सेवा करता, खेती बाड़ी में हाथ बटाता और हमेशा सच बोलता था। गांव के सभी लोग माधव के अच्छे स्वभाव और नेकनियति की प्रशंसा करते थे। दूसरी ओर केशव थोड़ा चंचल और लापरवाह किस्म का था। उसे मेहनत करने में आलस आता था और वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देता था। हालांकि माधव की संगत में रहने के कारण उसके अंदर भी कुछ अच्छे गुण आ गए थे। वो माधव की तरह दूसरों की मदद करने की कोशिश करता और कभी कभी सच बोलने का प्रयास भी करता। समय बीतता गया। गांव के पास ही एक बड़ा शहर बस गया था, जहां व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुल रहे थे। माधव और केशव दोनों अब युवा हो चुके थे और अपने भविष्य को लेकर सपने देखने लगे थे। एक दिन केशव के मन में शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाने का विचार आया। उसने माधव से कहा, मित्र, इस गांव में रहकर हम क्या पाएंगे? चलो शहर चलते हैं, वहां मेहनत करेंगे और खूब धन कमाएंगे। माधव को गांव छोड़कर जाने का मन नहीं था, लेकिन केशव के बार बार आग्रह करने पर वो मान गया। दोनों मित्रों ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और शहर की ओर निकल पड़े। शहर पहुंचकर दोनों ने काम की तलाश शुरू की। माधव को जल्द ही एक ईमानदार व्यापारी के यहां नौकरी मिल गई। वो अपनी मेहनत और लगन से काम करने लगा।
व्यापारी माधव की ईमानदारी और कर्मठता से बहुत प्रसन्न हुआ और धीरे धीरे उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने लगा। दूसरी ओर केशव को कोई स्थायी काम नहीं मिला। वो कभी इस दुकान पर काम करता तो कभी उस जगह। उसकी चंचल और लापरवाह प्रवृत्ति के कारण कोई भी उसे लंबे समय तक अपने पास नहीं रखना चाहता था। शहर की चकाचौंध और बुरी सोहबत ने केशव को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे जुआ खेलने और शराब पीने जैसी बुरी आदतों का शिकार हो गया। उसे ऐसे दोस्त मिल गए जो उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। माधव अपने मित्र केशव की इस दशा को देखकर बहुत दुखी होता था। उसने कई बार केशव को समझाने की कोशिश की। मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो? ये रास्ता तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाएगा। बुरी संगत छोड़ दो और मेहनत करके अपना जीवन संवारो। लेकिन केशव पर माधव की बातों का कोई असर नहीं होता था। वो कहता, माधव, तुम अपनी सीधी सादी जिंदगी जियो। मुझे तो शहर की रंगीनियों में ही मजा आता है। धीरे धीरे माधव और केशव के रास्ते अलग होते गए। माधव अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर व्यापारी का विश्वास पात्र बन गया और उसकी गिनती शहर के सम्मानित लोगों में होने लगी। उसने अच्छा घर बना लिया और अपने परिवार को भी शहर ले आया। वहीं केशव बुरी आदतों और बुरी संगत के कारण कर्ज में डूब गया। उसके तथाकथित दोस्त भी मुसीबत में उसका साथ छोड़ गए। वो दर-दर की ठोकरें खाने लगा और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। एक दिन माधव को पता चला कि केशव बहुत बीमार है और उसके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। माधव तुरंत केशव के पास पहुंचा। अपने पुराने मित्र की दयनीय हालत देखकर उसका दिल भर आया। केशव फटे पुराने कपड़ों में एक टूटी फूटी झोपड़ी में पड़ा था। उसका शरीर कमजोर हो गया था और आंखों में निराशा और पछतावा साफ झलक रहा था। माधव ने केशव को गले लगा लिया और कहा, मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। माधव केशव को अपने घर ले आया और उसकी खूब सेवा शुश्रूषा की। उसने अच्छे वैद्य को बुलाकर उसका इलाज करवाया। धीरे धीरे केशव ठीक होने लगा। जब केशव पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो एक दिन उसने माधव से कहा, मित्र, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज मुझे तुम्हारी कही हुई बातें याद आ रही हैं। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और बुरी संगत से दूर रहा होता तो आज मेरी ये दुर्दशा न होती। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, बीती बातों को भूल जाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम चाहो तो एक नई शुरुआत कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। केशव की आंखों में आंसू आ गए। उसने माधव का हाथ पकड़कर कहा, हम मित्र, मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। मैं मेहनत करूंगा और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। माधव ने केशव को अपने व्यापार में काम दे दिया। केशव ने भी पूरी लगन और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। माधव की अच्छी संगत और मार्गदर्शन में रहकर केशव के अंदर भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और एक जिम्मेदार व्यक्ति बन गया। धीरे धीरे उसने व्यापार की बारीकियां सीखी और माधव का दाहिना हाथ बन गया। कुछ वर्षों में केशव ने भी अपनी मेहनत से अच्छा खासा धन कमा लिया और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। कहानी समाप्त करके बीरबल चुप हो गए। बादशाह अकबर बड़े ध्यान से उनकी कहानी सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि संगत का असर कितना गहरा होता है। माधव की अच्छी संगत ने केशव को बुरे रास्ते पर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जब केशव बुरी संगत में पड़ गया तो उसका पतन निश्चित हो गया। और फिर जब उसे दोबारा माधव की अच्छी संगत मिली तो उसने फिर से अपने जीवन को संवार लिया। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, जैसे एक सड़ा हुआ फल टोकरी के बाकी अच्छे फलों को भी सड़ा देता है, उसी प्रकार एक बुरा व्यक्ति अपनी संगत में रहने वाले अच्छे लोगों को भी दूषित कर सकता है। और जैसे एक सुगंधित फूल अपने आसपास के वातावरण को महका देता है,
उसी प्रकार एक अच्छा व्यक्ति अपनी संगत में रहने वालों के जीवन में भी सकारात्मकता और अच्छाई भर देता है। बादशाह अकबर बीरबल की बातों से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से संगत के महत्व को समझाया है। ये सच है कि हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों, हमारी आदतों और हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छी संगत में रहने का प्रयास करना चाहिए और बुरी संगत से बचना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, संगत एक दर्पण की तरह होती है जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। यदि हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, और यदि हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर भी बुराइयां आने लगेंगी। ये जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है जिसे हर किसी को याद रखना चाहिए। उस दिन की चर्चा ने बादशाह अकबर के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने दरबारियों और अपने पुत्रों को भी अच्छी संगत के महत्व के बारे में समझाया। बीरबल की ये सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे दोस्त, हमारे साथी और हमारे आसपास का माहौल हमारे जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम ऐसे लोगों का साथ चुनें जो हमें प्रेरित करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करें। बीरबल की ये कहानी और उनकी शिक्षा संगत का असर सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। ये याद दिलाते हुए कि एक छोटा सा चुनाव कि हम किसके साथ अपना समय बिताते हैं, हमारे जीवन में कितना बड़ा अंतर ला सकता है।